कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग 3 एक्सरसाइज धातु अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट आपको पहले दिया जा चुका है, जिसको आप लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको जाकर के बिल्कुल आप उस वीडियो को देखिए, नहीं तो हमारे चैनल पर जाकर के और उस वीडियो को देखिए पहले नंबर पार्ट को। दूसरा नंबर पार्ट है, और दूसरे नंबर पार्ट में जितना चीज आपका बचा हुआ है वो दूसरे नंबर पार्ट में मजा आ जाने वाला है। खनिज और खनिज से रिलेटेड या धातु और अधातु से रिलेटेड जितने चीज बाकी जो बचा हुआ है वो सारे के सारे कंप्लीट होने वाला है, और सभी को बिल्कुल धातु और धातु के पूरे सारणी को जानने में बिल्कुल मजा आने वाला है। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल हम बने रहेंगे, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर के अगला वीडियो आपको मिलने वाला है, वो भी देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करेंगे। धातु और धातु जो कक्षा 10th के केमिस्ट्री है, जो पार्ट 3 यानी 3 पार्ट में आपको धातु और धातु पढ़ाया जाता है। धातु किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। जैसे दुनिया में जितने सारे वस्तु है, दुनिया में जितने सारे पदार्थ है, वो 3 कैटेगरी में 3 भाग में बांटा गया है। जितने पदार्थ है उन सभी पदार्थों को 3 भाग में बांटा गया है। एक तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें तत्व का एक प्रकार होता है धातु। तत्व का ही एक प्रकार क्या होता है? धातु। तत्व में ही आता है धातु। अब धातु में जानेंगे कि धातु कितने, तो धातु 2 प्रकार के होते हैं, तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं? जिसमें लोहा वाला युक्त, जिसमें टंझन की आवाज, तन्यता मौजूद होता है, वो धातु उसको कहते हैं जो विद्युत का और उष्मा का सुचालक होते हैं। ये भौतिक गुण होते हैं। अधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु अधातु किसे कहते हैं? जो उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं हो, यानी कुचालक होता है। जिसमें चमक ना हो, जिसमें तन्यता ना हो, कठोरता ना हो, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। ये भौतिक रूप है। भौतिक रूप के बारे में वैसे हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। आगे हम जो जाने वाले हैं वो खनिज से हम लोग जानेंगे आगे खनिज क्या होता है। अब शुरू करेंगे खनिज यानी मिनरल्स क्या है, जो हम लोग सोशल साइंस में पढ़ चुके हैं। खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में, जमीन के अंदर से निकलने वाली वे सभी पदार्थ धातु मात्रा होती है। याद रखिएगा, खनिज पृथ्वी के अंदर से, जमीन के अंदर से निकलने वाली वे सभी महंगी पदार्थ खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो जमीन के अंदर से, धरती के अंदर से निकलने वाली वे सभी महंगी पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। और बिल्कुल याद रखेंगे, जमीन के अंदर से निकलने वाले वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु मात्रा में होते हैं, ये खनिज कहलाते हैं। धातु अधातु कोई भी मात्रा में रहे, सारे के सारे खनिज कहलाते हैं। और खनिज धातु मात्रा में और अधातु मात्रा में दोनों होते हैं। खनिज जितने होते हैं वो धातु भी होता है और अधातु भी। अगर लोहा निकल रहा है तो धातु होगा, अगर कोयला या पेट्रोलियम निकलता है तो उसे हम लोग अधातु कहेंगे। क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये आपको सोना की मिनरल से जो निकलता है तो उसको, जैसे ZnS, NaCl, ये सारे जो चीजें निकल रहा है इन सभी को हम लोग खनिज बोलेंगे। इन सभी को क्या बोलेंगे? खनिज। हमारे धरती से हीरा भी निकलता है ना, वो भी एक प्रकार के खनिज होता है। तो सारे के सारे मिनरल्स हैं। आगे अगर बात करें हम लोग अयस्क कि अयस्क क्या होता है, और क्या होता है? वे खनिज। खनिज तो होते हैं कि सारे के सारे जमीन से निकलने वाले खनिज। अब खनिजे में एक होता है अयस्क निकलता है। अयस्क उसको बोलते हैं जो कच्चा माल होता है, कोई भी धातु हो या कोई भी अधातु, उन सभी का कच्चा माल को हम लोग बोलते हैं अयस्क। अब सुनेंगे कि वे खनिज जिसमें कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अयस्क जो होता है वे खनिज जिससे कम खर्चा, बहुत कम लागत, कम खर्चा लगाए और कम खर्चा में हम लोग आसानी से धातु प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्क एग्जाम्पल की बात करें तो बॉक्साइड होता है, जो सबसे शुद्ध और मेन आपका होता है एल्युमिनियम का। अयस्क जो कच्चा माल के रूप में यूज किया जाता है। बॉक्साइड से हम लोग एल्युमिनियम बनाते हैं, और एल्युमिनियम का कच्चा माल बॉक्साइड होता है, और वैसे ही होता है अयस्क। ये आपका अयस्क हो गया। आगे अगर बात करें तो बिल्कुल नोट पॉइंट में है कि देखिए, जब भी कोई भी अगर बात करें कि कोई भी अयस्क है वो खनिज होते हैं। दुनिया में जितने सारे अयस्क हैं, सारे के सारे अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जितना अयस्क है सारे के सारे खनिज होता है, लेकिन सारे के सारे खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होता है।
तो हम लोग बात करेंगे आगे कि अयस्क कई प्रकार के होते हैं। अयस्क जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। पहले नंबर ऑक्साइड अयस्क, दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क और फॉस्फेट अयस्क। आगे की ओर बात करें तो हम लोग देखेंगे इसी में आता है गैंग। अब गैंग क्या होता है जो सुनिए, अयस्क में अशुद्धि पदार्थ को गैंग कहते हैं। जब अयस्क धरती से निकलता है, जमीन के अंदर से हम लोग जो अयस्क कच्चा माल के रूप में खनिज निकालते हैं और खनिज में ही आपका अयस्क होते हैं और अयस्क निकालते हैं और अयस्क निकालने के बाद उसको बहुत कम लागत पर उससे धातु निकलता है। तो उस अयस्क में जो अशुद्धि के रूप में जो धातु में मिला होता है, उस अयस्क में उसी अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। अयस्कों में अशुद्धि पदार्थ को ही गैंग कहा जाता है, गैंग होता है। अब एक होता है द्रवण, एक होता है फ्लक्स। अब द्रवण या फ्लक्स क्या होता है, देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क में जितना अशुद्धि मिले रहेगा, या कूड़ा करकट कहे, कचरा कहें या बेकार पदार्थ कह सकते हैं, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे द्रवक कहते हैं या फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवक कहते हैं या फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि कोई पानी है, पानी में अगर मान लीजिए कीड़ा है और उसमें हम एक ऐसा पाउडर डालते हैं जिससे वो सारे के सारे कीड़ा जो होता है, वो गंदगी होते हैं, सारे के सारे साफ हो जाता है और पानी को एकदम प्योरीफाई कर देता है, यानी कि क्या करता है, ताजा यानी कि उसको साफ कर देता है। और उसी को बताते हैं कि क्या चीज उसमें मिलाएंगे कि सारे के सारे अशुद्धि को दूर कर देता है। अब उस जो मिलाने वाले जो चीज है, वो मिलाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग द्रवक या फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवक या फ्लक्स। अब इसमें पहला नंबर एग्जाम्पल समझेंगे तो कोक या चारकोल। कोक या चारकोल एक ऐसा है, इसे फ्लक्स कहते हैं। क्या होता है, ये फ्लक्स होता है जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आगे अगर बात करें हम लोग तो धातुमल जानेंगे। ये धातुमल क्या होता है, तो फ्लक्स में उपस्थित, किसमें, फ्लक्स में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रवणशील में बदलने के लिए जिस पदार्थ को मिलाया जाता है वह धातुमल कहलाता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि फ्लक्स में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ को द्रवित करने के लिए, जो द्रवण नहीं हो, द्रव की अवस्था में ना चेंज हो, उसको द्रव की अवस्था में चेंज करने के लिए जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। जैसे में सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे ऐसे फ्लक्स धातुमल है जिसको किसी भी अयस्क को गलाते हैं और वो ना गले, यानी कि वो ना पिघले, तो उसको पिघलाने के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि वो आसानी से पिघल जा सके, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातुमल। और धातुमल में सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। क्लियर। अगला नंबर पॉइंट देखेंगे, धातु कर्म क्या होता है, यानी कि मेटेलरी, है ना। अब मेटेलरी के बारे में आप जाने तो अयस्क से धातु निकलने के लिए, अयस्क से धातु को निकलने के लिए हमें जिन जिन विधियों से गुजरना पड़ता है उसे हम धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म, धातु का काम, यानी अयस्क से धातु निकाल रहे हैं, अयस्क से क्या निकाल रहे हैं, धातु निकाल रहे हैं। तो अयस्क से धातु को निकालने के लिए हमें जो जो काम करना पड़ता है, जो जो विधि का यूज करना पड़ता है, उन सभी विधि को धातु कर्म कहते हैं, धातु का काम कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु का काम। एग्जाम्पल अगर समझाएं कि कोयला से, सबको पता है कि कोयला से हीरा, कोयला में हीरा होता है, तो कोयला से अगर हीरा निकालने के लिए हमको कोयला को क्या करेंगे, या कोयला के खदान से कोयला निकालेंगे, उसके बाद हमको हीरा उसमें निकलेगा, कहाँ कौन से चट्टान में हीरा होता है, कौन से चट्टान में हीरा नहीं होता, उस हिसाब से जो जो काम करना पड़ता है उन सभी कामों को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि इनके निम्नलिखित भाग होते हैं जो इस प्रकार से। पहली बात क्या, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का हम लोग सांद्रण करते हैं। दूसरी बात की सांद्रण जो किया गया अयस्क होता है तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदल देते हैं। किसमें चेंज करते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। पहला काम होता है अयस्क का सांद्रण करना, दूसरा काम होता है सांद्रण किए हुए अयस्क को किसमें, ऑक्साइड में परिवर्तित करना, बदलना।
तीसरा काम होता है कि धातु के ऑक्साइडों से धातु का निष्कर्षण करना, धातु के ऑक्साइडों से धातु का निष्कर्षण करना। और चौथा काम होता है कि धातु का शोधन करना, धातु का क्या करना, शोधन, धातु को उसमें से निकालना, चूसना, जिसको कह सकते हैं धातु को उसमें से तो बिल्कुल अलग करना। तो ये होता है धातु का शोधन करना। क्लियर, ये 4 प्रोसेस है। आगे अगर बात करें तो धातु का सांद्रण क्या होता है, ये सुनिए। अब धातु से देखिए अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कहता है अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कहता है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इसका सांद्रण किया जाता है, जिसमें ये सांद्रण करने का निम्नलिखित भी भाग होते हैं, कई सारे प्रकार। अब सांद्रण माने कह सकते हैं कि उसको अलग करना, चुननी करना है, चुनना, या कह सकते हैं कि दोनों को अलग करना। जो विधि से आप अलग कीजिए, या तो चुन कर अलग कर सकते हैं, या आप छान कर अलग कर सकते हैं, या चाल कर अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण विधि कई विधि से अलग करना होता है। जैसे चावल में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसको हम लोग चुन के अलग कर सकते हैं। या आपके अगर हाथ में अगर क्या होता है, देहात में हम लोग, बिहार में तो सूप ज्यादातर चलते हैं कि सूप से चावल फटक दिए और सारे कचरा बाहर हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार के विधि होते हैं। तो ये पहला विधि समझेंगे, हाथों से चुन करके और किसी चीज को यानी बेकार जो अशुद्धि होते हैं अशुद्धियों को दूर करना हम लोग सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रण। और धातु हाथ से जो चुन करके निकालते हैं तो हाथ से चुनना एक विधि होता है। और इसमें समझिए कि हाथ से चुनना, अयस्क में बहुत सारे बड़े बड़े अशुद्धियां होते हैं। अयस्क में यानी कि अयस्क जो होते हैं, धातु का जो अयस्क है, तो उस अयस्क में बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, अशुद्धियां होते हैं। और उन बड़े बड़े अशुद्धियों को सिर्फ हाथों से चुन करके उसको अलग किया जाता है, और उसी को जो शेष बच जाते हैं वो अयस्क महीन किया जाता है। उस अयस्क को क्या किया जाता है, महीन। बड़े बड़े को तो निकाल दिए, और जो बच जाते हैं छोटे छोटे उसको महीन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, महीन कर दिया जाता है। और महीन करने के बाद दूसरा नंबर पॉइंट समझिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब दूसरा नंबर होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यह क्या होता है, तो कोई भी अगर सूपे हो तो सूप में अगर चावल के लिए तो देखिए उसको अगर डोलाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो डोलाइएगा तो जो हल्का वाला पदार्थ या बड़ा वाला पदार्थ ऊपर हो जाता है, और भारी वाला पदार्थ या छोटा वाला पदार्थ नीचे, जो तली होते हैं जमीन वाला जो सतह, निचली सतह पर बैठ जाते हैं। और जो बैठ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, गुरुत्वीय पृथक्करण। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या जो बल के समझिए कि उसके बल के कारण वो जमीन के यानी कि उस पेंदी जिस बर्तन में हम लोग करते हैं उस बर्तन के सबसे निचली सतह पर वो जम जाता है, यानी कि अस्थायी हो जाता है। तो उसी को कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब इसमें कहता है कि इस विधि में अयस्क का सांद्रण कहता घनत्व के आधार पर किया जाता है। कहता इसमें एक जल से भरे हुए नाद लेते हैं, एक पानी से भरा हुआ कोई बर्तन लेते हैं, और उस बर्तन में बिल्कुल उसको घोल देते हैं ना। कहता अयस्क के महीन चूर्ण को डालेंगे और इसे खूब घुमाएंगे, खूब इसको घुमाते हैं, और जिसके फलस्वरूप घुमाने पर घनत्व जो होता है कम हो जाती है। यानी कम घनत्व वाली अशुद्धियां जल के ऊपर, जिसका घनत्व कम होता है उस जल के ऊपर तैरने लगती है, आ जाती है, और घुलनशील जो होता है वो अशुद्धि जल में घुल जाती है, और भारी घनत्व वाली अशुद्धियां जो थे वो पेंदी में बैठ जाते हैं, और फिर जाकर के अशुद्धियों को छान करके बाहर निकल लिया जाता है। जो ऊपर छतला गया यानी कि ऊपर तैरने लगते हैं उसको बाहर निकाला जाता है छान करके। जो नीचे बैठ गया उसको पानी से मेन चीज को अयस्क को बाहर निकाला जाता है, और पेंदी में जो बचा हुआ अशुद्धि रहता है उसको अलग कर दिया जाता है। और जो घुल गया, घुलने के बाद भी वो बाहर निकल जाते हैं। कहता कि पानी को बाहर निकाल कर लिया जाता है, और शेष बचे हुए अयस्क जो होते हैं उसे सादे पानी से बार बार धो करके और उसे सांद्रित कर लिया जाता है, और इसी विधि को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इस विधि को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए यही वाला चीज है बाबू। सबसे पहली बात है कि एक टंकी की तरह हो, यानी ऐसा एक टंकी की तरह हो, इधर से पानी दिया जाता है और यहाँ पर इस तरह से लगाया जो हुआ होता है, इस तरह से
लगाया हुआ है। जब पानी से जब घुमाया जाता है, देखिए जितना अशुद्धि रहेगा, भारी वाला तत्व रहेगा, वो नीचे वाला जो पेंदी होते हैं इन सभी में जमा हो जाएगा। जो हल्का वाला रहेगा वो छतला छतला के उड़ उड़ के आगे में गिर जाते हैं, और जो गिर जाएगा वो अशुद्धि होगा, और जो जम जाता है वो आपका मेन मटेरियल अयस्क हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, इस तरह से दिखिएगा बिल्कुल। जो ऊपर जो छतला करके गिर रहा है ये आपका गैंग होता है। जो नीचे इसमें पानी के सहारा से गिर रहा है ये पानी है ना। साथ में ऊपर से जो गिर रहा है तो ये हमारा पूरा का पूरा वस्तु होता है, यानी कि पूरा पूरा प्रोडक्ट यानी ऑब्जेक्ट है, जिसमें अशुद्धि और जो अयस्क होते हैं दोनों को दोनों मिक्स होते हैं। ये तो दोनों मिक्स है, लाल वाला और ब्लैक वाला दिख रहा होगा, जो लाल वाला बिल्कुल नीचे जम जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग अशुद्धि को अथी करते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और अगला नंबर पॉइंट यानी तीसरा नंबर कहता है चुंबकीय पृथक्करण। अब इसमें क्या होता है, देखिए चुंबकीय, आप कभी भी बाला वाला चीज पर चल जाइए, या अगर हो सकता है कि भुइयां में जमीन पर आप एक चुंबक ले रखे ऐसे ऐसे घुमाइएगा, तो चुंबकवा में जो लौह युक्त जो पदार्थ होते हैं धूलिकणा हो, तो सारे के सारे उसमें सट जाते हैं, और जो अलौह युक्त होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रह जाते हैं नीचे के नीचे। तो वही विधि से हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी एक कन्वेयर बेल्ट की तरह एक बेल्ट लगा चक्का लगाया जाता है दोनों तरफ से, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह एक बेल्ट ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है, बेल्ट, जिसपे फीता होता है। फीता चुंबकीय होता है। फीता कैसा होता है, चुंबकीय। इधर से अयस्क और इसमें जो कण होते हैं, जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों कण इसमें मिला होते हैं, और इसको जब नचाया जाता है तो जैसे जैसे नचेगा तो इधर से इधर आके गिरता है। तो जो चुंबकीय जो चीज रहता है, जो चुंबक की तरह चुंबक में जो सटने वाला अयस्क है वो इसमें चिपका हुआ रहेगा, और वो चिपका हुआ रहेगा तो ये कुछ दूर आगे जाकर के यानी यहाँ पर गिरता है। और जिस चुंबक में सटा हुआ ना रहेगा वो जितना तेज में चलेगा उतना वो दूर जाकर के फेंकता है। तो वो इधर फेंकेगा, और जो चुंबक में सटने वाला होगा वो इससे कुछ दूर, ऐसा नहीं कि पूरा घूम जाएगा, लेकिन कुछ दूर घूम करके और इधर आकर के गिरता है, जो इसमें सटने होता है, सटने वाला होता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या बोलेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। जो चुंबक के सहायता से इसको हम पृथक करते हैं। बहुत सारे आप शहरों में देखे होंगे जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह ज्यादा होते हैं, या कुछ ऐसे महिलाओं को या जेंट्स को देखे होंगे जो बहुत सारे चुंबक का गाड़ी बनाए हुए रहते हैं, और चारों तरफ घिसते यानी गाड़ी चलाते चलते हैं। कुछ दूर आगे जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारा उसमें क्या लोह युक्त जो होते हैं अयस्क, या कह सकते हैं कि लोहा वाला जो छोटे छोटे जो लोहा होते हैं वो सारे धूलिकणा के रूप में जम जाते हैं, और उस सबको निकाल करके उसको बेचते हैं अयस्क के रूप में, उसको अच्छा दाम मिल जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि पूरी तरह से लोहा वाला तो दाम नहीं मिलता, लेकिन लोहा से भी कम दाम में नहीं मिलता, मतलब उससे कुछ कम, यानी कि हाफ दाम में बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है। यानी कि एक दिन की अगर मजदूरी की बात करें तो सबसे अच्छा काम है भीख मांगने से या मजदूरी करने से, वो अपना खुद का काम हो गया है ना। खुद की है, जितना देर करना है, 1 घंटा 2 घंटा धूप लगेगा तो आराम से छांव में बैठ गए, फिर चलते चल गए। तो इस तरह से वो बहुत अच्छा काम है, वो भी कर लेते हैं कई सारे महिलाएं या जेंट्स। अब इस विधि में अगर समझेंगे कि इस विधि में चुंबकीय रोलर होता है, ठीक है, एक चुंबकीय रोलर है। तो इसी विधि की बात करता है कि इस विधि में चुंबकीय रोलर होता है, उसमें फीता लगा होता है। फीता के द्वारा मशीन या मोटर से व्यवस्थित करते हैं। कहता है कि इसे घुमाएंगे, और जो घुमाते हैं तो इसके बाद में अयस्क के महीन चूर्ण कूप के द्वारा फीता पर गिरते हैं। देखिए कूप के द्वारा कहाँ गिरते हैं, कूप के द्वारा फीता पर गिरते हैं। ये जब घूमता है तो आगे की ओर जाता है, कुछ जो सटने वाला होता है फीता में सट जाता है, फीता में क्या होता है, सट जाता है, बिल्कुल फीता द्वारा पर गिराएंगे, और जिसके फलस्वरूप जो अयस्क के कण चुंबकीय रोलर के नजदीक गिरता है, तो कण जो होते हैं वे कण जो चुंबकीय गुण वाले होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, सट जाते हैं। क्या होते हैं, जो चुंबकीय गुण वाले जो कण कहलाएंगे। तो और जो अयस्क के कण चुंबकीय रोलर के से दूर गिरता है, जो अयस्क के कण होगा वो चुंबकीय रोलर से दूर गिरेगा, और जो एक कण होते हैं वो चुंबकीय गुण वाले कण उसमें क्या होते हैं, वो नहीं होते हैं, जो नहीं कहलाते हैं, जो चुंबकीय गुण वाले नहीं होते हैं वो जाकर के अर्थात वे चुंबकीय कण कहलाएंगे, वे अचुंबकीय कण जो कहलाएंगे। कहता है कि इन अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है, और इसी विधि को क्या कहता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, जो नॉर्मल बताए कि ये कूप के द्वारा अशुद्धियों को और साथ में सारे अयस्क को गिराते हैं, और ये आगे चल करके जो सटने वाला होता है वो सट करके और कुछ दूर नजदीक में गिरता है, लेकिन जो नहीं सटने वाला होता है वो जाकर के दूर यानी पहले बिक देता है ना। तो इसको बोलते हैं कि जो चुंबकीय और अचुंबकीय वाले का प्रभाव यानी कैसे हम लोग अलग करते हैं। अगला नंबर पॉइंट आता है जो देखिए,
चौथा नंबर कि निक्षालन क्या होता है। तो निक्षालन बहुत अच्छा प्रक्रिया है। कहता है इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त विलयन में डाल जाते हैं और देखा जाता है कि अयस्क के कण विलयन में घुल जाती है और अशुद्धियां नहीं घुलती। कहता है कि इस विलयन को छान करके बाहर निकाल लिया जाता है और ऐसे विधि को निक्षालन विधि द्वारा विधि कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, कोई अयस्क हो तो निक्षालन विधि किसे कहते हैं? जिसको पानी में घोले और अयस्क घुल जाए और अशुद्धि ना घुलता हो। तो अशुद्धि जब नहीं घुलेगा तो उसको छान करके बाहर निकाल दिया जाता है और जब घुल जाता है तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, फिर वापस कर लेते हैं, है ना। उस विलयन को छान करके बाहर निकाल दिया जाता है और ऐसे ही विधि को हम लोग निक्षालन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षालन विधि। और इस विधि के द्वारा SiO2 और Cl2O3 इत्यादि अयस्क को सांद्रित किया जाता है। तो ये सारे अयस्क जो है इस सबको निकाला जाता है। अगला नंबर पॉइंट आता है कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन। अब सांद्रित किया हुआ ऑक्साइड हो गया। पहली विधि तो हम लोग समझ गए कि इसको सांद्रण करना। सांद्रण करना क्या मतलब? दो वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करना सांद्रण कहलाया। अब सांद्रण किए हुए को हम लोग ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड में जब बदलेंगे तो दो विधि है, एक भर्जन या जारन और एक होता है निष्पातन। भर्जन को सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। अब सुनिए यहाँ पर क्या कहता है कि भर्जन या जारन। कहता है भर्जन या जारन मतलब इसी को हम लोग जलावन या ईंधन भी कहते हैं। ठीक है। कहता है सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन या जारन कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो उसे भर्जन या जारन कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसी को भर्जन कहते हैं या जारन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मिट्टी के साथ में लोहा मिल जाए और मिट्टी और लोहा को अलग करना हो, और आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी और लोहा दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसा है। अब उसको हम अलग कैसे करेंगे? तो चाहे तो हम मिट्टी को पानी में घोल देंगे तो मिट्टी घुल जाएगा और उसको बाद हम लोग लोहा को क्या कर सकते हैं? आराम से अलग कर सकते हैं, थैया करके कर सकते हैं या पृथक्करण विधि द्वारा कर सकते हैं। यानी अलग कर, जो अलग हो जाए तो उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ रह जाए जो ना गलने वाला। जैसे लोहा नहीं गलता है, साथ में बाला वगैरह कुछ रह जाए, मिट्टी तो गल गया लेकिन बाला वगैरह रह गया, वो नहीं गला। अब नहीं गला तो उसको हम अलग कैसे करेंगे? तो उसको गर्म करते हैं, यानी भर्जन उसी को कहेंगे। यानी कि उसको हम एक बर्तन में डाल करके और गर्म करते हैं जिससे लोहा जो होता है वो गल जाता है और गल करके पानी के रूप में हो जाता है और उसको हम निकाल करके यानी छान लेते हैं। यानी जो बाला वाला चीज रहेगा वो छना जाएगा और जो गलने वाला रहेगा उसको गला करके अलग एक कोई वस्तु में हम ढाल देते हैं। तो इस तरह से हम अलग करते हैं और इसी को गर्म करके जो अलग अलग विधि द्वारा करते हैं इसी को हम लोग जारन या भर्जन कहेंगे। जारन या क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। अगला होता है निष्पातन। कहता सांद्रित अयस्क को हवा को अनुपस्थिति में, उपस्थिति में नहीं अनुपस्थिति में, बिना द्रव में परिवर्तित, बिना द्रव में बदले हुए और इसको गर्म किया जाता है तो उसे निष्पातन कहते हैं। क्या कहेंगे? निष्पातन। जो द्रव में चेंज कर देते हैं, जैसे सोना को पानी में गर्म करेंगे, गर्म इतना करेंगे बिल्कुल पानी में बदल जाए, पानी हो जाए और पानी हो करके उसको अलग करते हैं तो उससे बोलेंगे भर्जन या जारन। लेकिन बिना पानी में चेंज किए हुए और उसको गर्म किया जाता है तो उसी को हम लोग निष्पातन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निष्पातन कहते हैं। अगला नंबर पॉइंट कहता है धातु का निष्कर्षण बताइए। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने के विधि को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। बहुत अच्छा चीज है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने के विधि को, अयस्क से धातु प्राप्त करने के विधि को धातु का क्या कहते हैं? निष्कर्षण कहते हैं। अब लोहा का निष्कर्षण समझिए यहाँ पर कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराटाइट। अब इन तीनों में अगर जाने तो बिल्कुल पहला नंबर में आता है हेमाटाइट अयस्क को लोहा का निष्कर्षण करना। देखिए हेमाटाइट से लोहा का निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों द्वारा किया जाता है। पहला चरण सुनिएगा, पहला चरण यानी सांद्रण। कहता है कि हेमाटाइट अयस्क का सांद्रण क्या आता है? क्या विधि से? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया था। सबसे पहले सांद्रण, तो हेमाटाइट अयस्क को सांद्रण किया था, नहीं अलग अशुद्धि को और शुद्धि को, शुद्ध और अशुद्ध दोनों हेमाटाइट यानी लोहे को अलग किया जाता है, यानी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा। साथ में आगे कहता है कि इस विधि में एक जल से भरे नाद को लेकर और हेमाटाइट अयस्क के महीन चूर्ण को डालेंगे और इसे
कहता खूब घुमाएंगे, इसके फलस्वरूप कम घनत्व वाली अशुद्धियां जल के ऊपर आ जाती है और घुलनशील अशुद्धियां जो होता है जल में घुल जाती है और भारी घनत्व वाली अशुद्धियां को पेंदी में बढ़ जाती है और फिर अशुद्धियों को छान लिया जाता है। फिर अशुद्धियों को क्या कर लिया जाता है? छान लिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, कहता है पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर पानी को बाहर निकाल लिया जाता है और शेष बचे हुए अयस्क को सादे पानी से बार बार धो करके और सांद्रित कर लिया जाता है। फिर कहता है कि फिर सांद्रित अयस्क को कोक या चारकोल को अच्छी तरह से मिलाते हैं। कहता है जो सांद्रित किया हुआ अयस्क है उसको कोक और चारकोल के द्वारा अच्छी तरह से मिलाते हैं। दूसरा चरण कहते हैं, पहला चरण सांद्रण करना, अब दूसरा चरण जानेंगे। जब प्राप्त मिश्रित अयस्क जो मिला हुआ जो मिश्रित अयस्क है उसको बात भट्टी यानी गर्म करने के लिए भट्टी में डालते हैं। अब भट्टी में डाल करके 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर लोहे को गर्म करेंगे। कितना डिग्री? 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। तब जाकर बात भट्टी के अंदर 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की अभिक्रिया होता है। पहला अभिक्रिया सुनिए क्या होता है जी। पहला अभिक्रिया कहता है कि बात भट्टी के पेंदी में कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बात भट्टी के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा अभिक्रिया सुनिए, कहता है यह कार्बन डाइऑक्साइड बात भट्टी के बीच में जाकर के कोक से अभिक्रिया करके और क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। और तीसरा अभिक्रिया होता है कि प्राप्त जो कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले तो याद रखेंगे कि कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अभिक्रिया करके और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कहता है कि कोक से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बात भट्टी के ऊपर जाकर के हेमाटाइट से कहता है अभिक्रिया करके और लोहा में अभिकृत करता है, यानी लोहा में बदल देता है, चेंज कर देता है। तो 3 अभिक्रिया हुआ और ये तीनों अभिक्रिया इस तरह से हुआ कि यहाँ पर हम सारे के सारे चीज डाल दिए। अब यहाँ पर जो बात भट्टी है ये गर्म करेंगे तो यहाँ पर कार्बन है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ऊपर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जाकर के कहता फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? ये जाकर के लोहा का निर्माण करता है। और इसी बात भट्टी में पिघला हुआ लोहा जो नीचे गिरता है और नीचे पानी लगा हुआ रहता है, जो पानी में गिर करके लोहा हमें प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए अगला नंबर पॉइंट कहता है कि इस प्रकार पिघला हुआ लोहा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो लोहा है वो पिघल कर क्या होता है? प्राप्त। और लोहा प्राप्त करने के हमारे प्रकार है। अब समझेंगे लोहा जो है 3 प्रकार के होते हैं। लोहा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहली बात समझेंगे पिटवा लोहा। पहला क्या होता है? पहला होता है पिटवा लोहा। दूसरी बात करेंगे, तीसरी बात करेंगे। पहला पिटवा लोहा के बारे में जाने कि पिटवा लोहा बात भट्टी से पिघला हुआ लोहा पिटवा लोहा होता है। बात भट्टी में जो पिघल करके आता है उस लोहे को हम लोग पिटवा लोहा कहेंगे, जो अधिक मजबूती प्रदान करता है, जो बहुत ज्यादा अधिक मजबूती होता है और इसका रंग काला और भंगूर जैसा होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है और भंगूर जैसा होता है, यानी भंगूर होने जैसा। साथ में अगला नंबर जानेंगे, दूसरा नंबर क्या कि ढलवा लोहा। ढलवा लोहा उसको बोलते हैं जिसको हम लोग बुंदा बोलते हैं। पिटवा लोहा के सारे जितने सामान बनेगा वो सारे के सारे पिटवा लोहा होता है। दूसरा नंबर में ढलवा लोहा। ढलवा लोहा जिसको हम लोग देहाती भाषा में या बिहार वाली भाषा में हम लोग उसे बुंदा के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से? बुंदा से। जिसे आपको अगर मोटर गाड़ी वगैरह कोई अति बनाना हो तो ढाल करके बनाया जाता है, या मोटर गाड़ी मोटर बनाना हो, या कह सकते हैं कि हमें चापाकल वगैरह जो हथिया होता है हैंडपंप वो बनाना हो, या फीटर बनाना हो, कोई जनरेटर बनाना हो, वह सारी में काम आता है। साथ में आपको जो बात करें तो जो चापाती जो जानवरों को चारा देने के लिए जो हम लोग मशीन बनाते हैं, घास काटने वाला या कोई निवारी काटने वाला जो मशीन बनाते हैं, तो ये भी एक पिटवा ढलवा लोहा होता है जो ढाल करके बनाया जाता है। तो ये सारे चीज ढाल करके बनाया जाता है, तो इसलिए ढलवा लोहा है। और ये सारे जो है ये पीट करके आप एक मतलब इतना बड़ा लोहा से आप हंसुआ, खुरपी, कुदाल कुछ बना दीजिए, पीट करके बना सकते हैं। जिसे पीट करके बनाते हैं उसे पिटवा लोहा कहेंगे, और जिसे ढाल कर बनाते हैं उसे ढलवा लोहा कहते हैं। पिटवा लोहा ज्यादा मजबूत होता है, ढलवा लोहा उससे कम मजबूत होता है।
कहता है कि इस लोहा का उपयोग चापाकल के हैंड कुटी कल जो होते हैं ये सारे मशीन बनाने में काम आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ढलवा लोहा बोलेंगे। जो पिटवा लोहा से कुछ कम मजबूत होता है, यानी एक बार जब टूट जाए तो जुड़ता नहीं है, जुड़ता है लेकिन जुड़ने में थोड़ा मथी होता है, कमजोर हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना, ये होता है। आगे की बात करें तो देखिए एक होता है कच्चा लोहा। अब कच्चा लोहा से सब्जी बनाते हैं जो बार बार इसको सामग्री बनाने में यूज होता है। कहता कि वैसा लोहा जो कम मजबूती प्रदान करता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सामग्रियों के लिए यूज किया जाता है। तो ये होता है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं कच्चा लोहा। तीन प्रकार के, एक तो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग पिटवा लोहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा, जो आपका ओरिजिनल होता है, सबसे मजबूत होता है। जो गाड़ियों के देखिएगा, बस हो ट्रक हो, उसके चक्का के पास में जो अथी होते हैं, स्प्रिंग वगैरह होते हैं, वो सारे बनाने के लिए काम आता है। और उसका मजबूती, उसका एक बार अगर कोई पत्ती अगर मिल जाए तो उस पत्ती का तलवार बना लीजिए, एक बार एक छो मार के देखिए क्या होता है, उसका असली औकात पता चल जाएगा। वो कितना भी अगर मुड़ जाए तो लप तन से मुड़ेगा फिर सीधा हो जाता है। तो वो होता है पिटवा लोहा का कमाल। और ये जो अथी होता है, जो ढलवा लोहा, उसका मजबूत होता है, एक बार अगर टूट गया पटकने के बाद तो वो समझिए कि गया काम से। और एक होता है कच्चा लोहा, ये तो मुड़ेगा, टूटने के लिए टूटेगा ही, लेकिन 2-3 बार 4 बार ऐसे भी तो ये टूट जाता है, क्योंकि इसे कैसे भी रूप में आप टेढ़ लांगड़ कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसीलिए इससे सारे के जितने औजार सामान बनाने वाले काम होता है वो सारे के सारे हम लोग कच्चा लोहा के ही बनाते हैं। क्लियर, तो ये होता है कच्चा लोहा। आगे की बात करें तो हम लोग जानेंगे इस्पात के बारे में, स्टील के बारे में। कहता है इस्पात लोहा का बना होता है। इस्पात किसका बना होता है, ये लोहा का बनता है। इसमें 2% कार्बन मौजूद होता है और यह अधिक अमजबूती यानी कम मजबूत होता है। ये क्या होता है, इस्पात यानी स्टील बहुत कम मजबूत होता है। यह एक जंग रोधक पदार्थ है, इसमें बहुत कम जंग लगता है। जैसे आप थाली ले लीजिए या कोई भी बर्तन लीजिए, जैसे एक केन देखिए, या आप अथी स्टील के या इस्पात की बात करें तो बाल्टी देखिए, उसमें आपको जंग ना के बराबर लगता है, कम लगता है, ना ही के बराबर लगता है। यानी एक जंग रोधक, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किचन के बर्तनों में या गाड़ी के पार्ट पुर्जा के निर्माण करने में किया जाता है। अगर बात करते हैं तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा वीवीआई में, कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसका क्या नाम है, बॉक्साइड है। जस्ता का मुख्य अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड यानी कि कैल्साइट है। और अगला बात करें कॉपर के बारे में, तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइड तथा क्या है, क्यू पाइराइड है। तो ये आपका हो गया मुख्य अयस्क के बारे में। तो ये सारे के सारे अयस्क हो गए। आगे की बात करें तो हम जानेंगे कि धातु का संक्षारण, यानी कि कहता है कि कोरोशन ऑफ मेटल। अब मेटल्स के बारे में जाने तो ये देखेंगे कि जब कोई धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और जल वाष्प इत्यादि की अभिक्रिया के फलस्वरूप संक्षारित हो जाता है तो उसे धातु का संक्षारण कहते हैं। धातु का संक्षारण उसको बोलते हैं जब कोई ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन सभी से अभिक्रिया करके उसमें जंग लगाता है, यानी उसको तोड़ने में आग होता है, तोड़ने का काम करता है, तो उसी को संक्षारण कहते हैं, यानी बर्बाद कर देता है। जब लोहा में जंग लग जाए उसको बर्बाद कर देगा, चांदी में जंग लग जाए, पीतल में जंग लग जाए, बर्बाद कर, यानी जंग लगेगा कोई धातु में उसको खत्म करता है, तो उसी को संक्षारण कहते हैं, जो बर्बाद करता है। तो डायरेक्टली याद रखेंगे, ये संक्षारण का मतलब बर्बाद करना होता है। तो धातु का संक्षारण यानी धातु को बर्बाद करने में कैसे कैसे बर्बाद करेगा, तो लोहे में जंग लगता है तब जाकर के धातु का संक्षारण होता है। तांबा धातु जो है जिसमें हरे परत की बैठ जाता है, हरे परत की जंग बैठ जाता है, तो ये तांबा हो तो तांबा में हरे रंग के जंग लगता है, यानी परत बैठ जाती है, और ये भी इसका संक्षारण होता है। और चांदी अगर बात करें तो चांदी का बदरंग होता है, यानी चांदी का जो रंग होता है वो धुंधलापन हो जाता है, यानी कि रंग उसका ठहाका रंग गिर जाता है, उसी को बोलेंगे कि वो संक्षारण हो रहा है। और उसको फिर चांदी का जो कलर होता है ब्राइटनेस यानी चमकीला बनाने के लिए उसके ऊपरी सतह को हटाना पड़ता है, जिससे उसका संक्षारण होता है। अगला नंबर बात करें तो संक्षारण को रोकने का उपाय, तो संक्षारण को रोकने का निम्नलिखित उपाय है। पहला कि रंगाई करने, यानी किसी भी धातु को पेंट करेंगे तो उसके संक्षारण को रोका जा सकता है। दूसरी बात करते हैं कि जस्तीकरण करके, अर्थात जस्ता का लेप चढ़ा के, या तो रंगाई कीजिए पेंट के द्वारा, या तो उसका जस्ता के ऊपर जस्ता का लेप चढ़ा दीजिए, जस्ता का पानी चढ़ा दीजिए, तब जाकर के उसमें क्या होता है, जंग कम लगता है।
अगला नंबर कहता है कि विद्युत का लेपन करके, यानी विद्युत का भी लेपन कर सकते हैं, विद्युत से भी पेंट कर सकते हैं, तब जाकर के उसमें क्या होता है, जंग न लगता है, संक्षारण नहीं होता है। और चौथा नंबर है कि धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, यानी धातु को मिश्र धातु में बदल करके, यानी उप धातु में चेंज कर दीजिएगा, तब जाकर के इसमें जंग नहीं के बराबर यानी नहीं लगता है। अगला पॉइंट समझेंगे, मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु आपको बताया था कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं का समांगी मिश्रण को धातु का मिश्र धातु कहते हैं। बिल्कुल, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, सोल्डर का कांच इत्यादि जो होते हैं ये मिश्र धातु हैं। मिश्र धातु के गुण कैसा होता है, तो ये अत्यंत कठोर होते हैं। मिश्र धातु अत्यंत कठोर होते हैं, यह संक्षारण अवरोधक होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। साथ में यह विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, लेकिन इनके अवयवों से कम, इनके अपने अवयवों से कम सुचालक होते हैं। साथ में ये कहता है कि इनकी गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है, यानी कि इनके जो अवयव, कोई सोना का अगर मिश्र धातु बना रहे हैं, चांदी का मिश्र धातु बना रहे हैं, तो उनके अवयव के तुलना में इसका जो गुणवत्ता होता है क्या होता है, एक कम होता है। क्लियर, चलिए ये इतना है। और साथ में ये आपका लास्ट होता है कि देखिएगा दिल्ली के जो लौह स्तंभ है, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में, एक दिल्ली के कुतुब मीनार के पास गए होंगे तो वो लोहे का एक स्तंभ है, वहां पर गड़ा हुआ है। लोहे का स्तंभ की बात करें तो दिल्ली के लौह स्तंभ में दिल्ली के कुतुब मीनार के नजदीक एगो 8 मीटर ऊंचाई के और 6 टन के वजन, 6 टन मतलब 6000 किलो का यह वजन जो है लगभग 2000 वर्ष पुराना है। कितना हजार वर्ष, 2000 वर्ष से पुराना स्तंभ है, और इसके बावजूद भी ये जंग रोधी है, यानी इसमें जंग नहीं लगा है। ये पिटवा लोहा का बना हुआ है। ये किस लोहा का, ये जो यहाँ पर जो अति खंभा है वो पिटवा लोहा का बना हुआ है, जिसका संक्षारण बहुत धीरे धीरे होता है। पिटवा लोहा का संक्षारण बहुत ज्यादा धीरे धीरे होता है, और इस स्तंभ के बाहरी दीवार पर लोहे की चुंबकीय ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाया हुआ है। इसके कारण से इसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होती, यानी जंग नहीं लगता। और आपको बता दें कि आगे आप कुछ देर पहले देखे होंगे एक दो पिक्चर, जिसमें आपको दिखाया गया होगा क्या कि इसमें आपको पिटवा लोहा है ना, ये आप देखे होंगे। यहाँ पर जो इतना बड़ा जो एक मीनार की तरह देख रहे होंगे ये सारे, इसमें जंग नहीं रहता, क्योंकि ये पिटवा लोहा का बना हुआ है। एक देश का शान की तरह, जैसे हमारे देश में कुतुब मीनार, ताजमहल एक शान होता है, वैसे ही ये एक देश का शान है। और ये आज का नहीं, बहुत पुराना बना हुआ है, और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। और जंग ना लगने का कारण क्या है, पिटवा लोहा। आज इतना ही तक। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर में सारे के सारे चीज मिलने वाला है, तो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट को बिल्कुल याद रखेंगे, और वहां पर पहुंच करके आपको फिर से मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की तरह लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय। और अगले वीडियो देखने के लिए बिल्कुल ना भूलें, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। थैंक यू।